नमस्कार दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। पहले पहले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब चैप्टर 2 शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें हमको पढ़ना क्या है, परमाणु के बारे में। ठीक है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होने वाला है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है ना, अगर आप LPCVT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है दोस्तों? किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में जो है वो भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उससे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। कौन? परमाणु। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। याद रखिएगा, मूल कण कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। याद रखिएगा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये नाभिक में रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन पर जो है, प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, अब देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस ऑर्बिट और डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन को भी दिखाया गया है। ठीक है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठीक है, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। याद रखिएगा, ठोस धातु के तार में जो है विद्युत जो धारा होती है, वो जो प्रवाह होता है उसका वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, लेकिन वैद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह होता है वो आयन के कारण होता है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं आगे आवेश के बारे में। चार्ज क्या होता है? ठीक है, चार्ज जो है यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु जो है वो वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। सीजियस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, और इसे को जो है हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक जो है वो एम्पियर सेकेंड होता है, भी होता है। याद रखिएगा, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला होता है आवेश का, Q बराबर क्या होता है, I × T होता है। ठीक है, यानी कि एम्पियर, I का मतलब धारा गुणे समय होता है। ठीक है, तो यानी कि एम्पियर × सेकेंड भी होता है। ठीक है, और SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, सीजियस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, और इसका और मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है, 3 मात्रक हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है। कौन? कांच का टुकड़ा जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, उसके कारण वो धनावेशित हो जाता है, तथा जो रेशम का कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण जो है वो ऋण आवेशित हो जाता है। याद रखिएगा, अगर कांच के टुकड़े को हम किसी से रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जो कांच होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, त्याग करने के कारण वो धनावेशित हो जाता है, और रेशम का कपड़ा जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण वो ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, इनके अनुसार Q बराबर N × E होता है। ठीक है ना, N क्या है, ये नंबर ऑफ जो है त्याग या ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और Q क्या है, उत्पन्न आवेश है। ठीक है ना, उत्पन्न आवेश है। N क्या है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल जो है वो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पर आवेश रखे गए हैं, Q1 और ये Q2। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है, तो जो बल होगा, इनके बीच जो बल लगेगा वो Q1 × Q2, यानी कि इन दोनों के जो है आवेश के मान के गुणनफल के बराबर होगा, और जिनके जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के जो है मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है ना,
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से हमारा मतलब जो है इक्वेशन बन जाएगा। कौन सा इक्वेशन बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बन गया है, ठीक है, इक्वेशन जो के बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, यह बराबर के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना। और जो यहाँ पर देखिए तो यह बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, जहाँ जो इप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की परम वैद्युतशीलता है। ठीक है, इसका मान होता है 8.854। याद रखिएगा 8.854 भी होता है, गुणे 10⁻⁻12 होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे उसका मात्रक है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या उसको हम कहते हैं क्या, फैरड प्रति मीटर कहते हैं ना। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, के का मान देखिए, के का मान क्या होता है 9×10⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका के का वैल्यू होता है। ठीक है, और देखिए इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है। इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में। क्या होता है ईएमएफ, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ईएमएफ होता है ना, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यानी जो ईएमएफ होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, सेल बैटरी जनरेटर द्वारा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ईएमएफ का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको हम भी से जो है दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेल है। ठीक है ना, एक सेल है, यहाँ पर ईएमएफ लिखा हुआ, अंदर लिखा भी ईएमएफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, उसका वोल्टेज माप रहा है। ठीक है, अब देखिए विभव के बारे में देखिए क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इसका फार्मूला यानी कि इसका जो है क्या होता है। देखिए एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q। W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या उसी को हम कहते हैं वोल्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए नोट, परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर, परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विभवांतर क्या होता है। ठीक है ना, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच क्या होता है, कुछ विभव में अंतर पैदा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, विभवांतर। ये सर्किट ए बना है, सर्किट बी बना है। ठीक है, चलिए विभवांतर आप जान गए क्या होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो आवेश रखा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो आपको रेखाएं दिख रही हैं यही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि किसी भी आवेश के जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र होता है, उसी को कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी है कि किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश जो है अपने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सघन अगर विद्युतीय क्षेत्र चाहिए हमको तो सघन का प्रयोग करेंगे, सघन बल रेखा का प्रयोग करेंगे। और अगर विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए जो है विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए विद्युतीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं, हमको दिखती नहीं है। ठीक है ना, केवल महसूस कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए विद्युतीय बल रेखाओं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या होता है विद्युतीय बल रेखाओं गुण, विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं। याद रखिएगा कहाँ से, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं। ठीक, और ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। याद रखिएगा कि जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका गुण हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है।
तो यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगा E बराबर F/Q होगा। ठीक है ना, यानी कितना बल उस पर लग रहा है और कितना आवेश का मान है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, एफ का मात्रक क्या होता है, ये क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या है, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है, इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, किसी खोखले चालक के अंदर जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है क्योंकि उसका जो अंदर माध्यम है वो क्या है, हवा है। ठीक है ना, इसलिए जो है बिजली चमकते समय जो है कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए साबुन के बुलबुले को घन या ऋण आवेश, धन रहेगा, धन या ये घन लिखा है, ये धन रहेगा। ठीक है ना, साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश देने पर उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब देखिए विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होती है, किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। किसका प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। दोस्तों आवेशों का प्रवाह भी याद रखिएगा क्या कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, या देखिए या लिखा भी है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात I बराबर Q/T। Q क्या है, आवेश, T क्या है, समय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसका जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो क्या होता है, एम्पियर प्रति कूलाम होता है। ठीक है ना, तो एम्पियर प्रति क्या होता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है धारा का केवल एम्पियर होता है, या इसको हम कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी बिंदु से एक सेकेंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएं तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान होता है, यानी कि जो 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 उसका स्पीड है, चाल होता है, वो प्रकाश के चाल के समान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये फिगर इसका बना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, पारंपरिक धारा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा जो है वो हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव है हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है वो हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, ओम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर सभी स्थितियां, ओम का नियम क्या कहता है कि अगर सभी स्थितियां नियत रहें तो किसी चालक में वोल्टेज जो है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज भी वो धारा के समानुपाती होता है, यानी कि अगर धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, देखिए या उसको भी प्रोपोर्शनल टू आई है, इसको जो है हम क्या करेंगे, और इसको हटाएंगे तो भी बराबर IR लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो R है वो एक नियतांक है जो उस चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V/I वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम कहते हैं क्या, ओम कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर, इसी को हम कहते हैं क्या, ओम कहते हैं। नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व पर ही ओम का नियम लागू होता है। याद रखिएगा, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पर ही ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम रेखीय और द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है। ओम का नियम जो है AC और DC, ये AC और DC दोनों पर जो है कार्य करता है। ठीक है, AC के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस के स्थान पर प्रतिबाधा Z हो जाता है। ठीक है ना, ओम के नियम का ग्राफ क्या होता है, देखिए ओम का नियम है V बराबर IR। ठीक है, तो ओम के नियम का ग्राफ देखिए ऐसा होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो वोल्टेज और करंट के बीच में ये बना हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, अगर सभी स्थितियाँ जो है कांस्टेंट बनी रहेंगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए अब प्रतिरोध के बारे में देख लेते हैं। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का प्रतीक R है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं करता है। ठीक है, ये प्रतिरोध होता है,
ऐसा ही प्रतिरोध होता है, ठीक है। प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपको एरो वाला दिख रहा है, ये वाला, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये कांस्टेंट फिक्स रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखते हैं चालक के प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है तापमान, टेम्परेचर। तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटने से घटता है। याद रखिएगा, चालक की बात करें, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है। दूसरा है पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तीसरा है लंबाई, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू यल, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, ठीक है। ये बना गया, यहाँ पे बनाया गया उसका फिगर है। तो ये प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर बराबर रो यल अपान ए। रो क्या दोस्तों, ये चालक का प्रतिरोधकता है, ठीक है। यल क्या, लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। रो इसको बोलते हैं क्या, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो यानी कि आपको बता दिया आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यल के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/a के, ठीक है। और पूछेगा कि किसी चालक का जो प्रतिरोधकता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो उस मटेरियल पर, किस पदार्थ का वह बना है, और दूसरा टेम्परेचर पर, ठीक है ना। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो भी बहुत कम डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप यहाँ से फार्मूला बनाएंगे रो बराबर आर ए अपान यल, तो अगर यहाँ से मतलब बनाएंगे रो बराबर आर ए अपान यल, यहाँ से फार्मूला बना देंगे तो अब देखेंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे एरिया पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई पर डिपेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो प्रतिरोधकता है वो केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक उस मटेरियल पर, ठीक है, और जो है दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देखिए उसी के बारे में बता रहा था, यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, इसे हम रो से सूचित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, रो यल अपान ए, तो रो बराबर आर ए अपान यल होता है, और रो बराबर देखिए यहाँ पे इसका जो हो जाएगा मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। देखिए चालकता क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो है दोस्तों, पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो है सुगमता प्रदान करता है, इजीनेस प्रदान करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसको हम चालकता कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल जी से सूचित करते हैं। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है और चालकता घटती है, ठीक है। तो जी बराबर यानी कि चालकता बराबर 1/, प्रतिरोध होता है 1/, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और चालकता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, चालकता का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, एक सेकेंड। तो चालकता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, ठीक है, चालकता का एसआई मात्रक, मैं रुक गया एक सेकेंड। तो देखिए चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, यानी कि यहाँ पर देखिए महो इनवर्स, या उसको देखिए ओम इनवर्स होता है, ठीक है। ओम इनवर्स ऐसे को कहते हैं, महो कहते हैं, ऐसे को साइमन बोलते हैं, ठीक है ना। या तो ओम इनवर्स कहिए, या महो कहिए, या साइमन कहिए, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहता है। जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, इसको हम सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/1/रो होता है, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक जो है ओम इनवर्स जो है प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। ओम इनवर्स प्रति मीटर इनवर्स, या फिर इसको महो मीटर भी कह सकते हैं, या महो मीटर इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए, याद रखिएगा, अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा, और अगर खींच कर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध जो है x² गुना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ तक वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों। ये पार्ट जो है लेक्चर 2 का पार्ट 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।